हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी स्पेशल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, इससे संबंधित हमारी परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, इतने नहीं आते। फिर भी किसी टॉपिक को तो छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसका भी इम्पोर्टेंस समझते हुए इस बिंदु पर, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। टॉपिक का नाम है हमारे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। यदि उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की हम बात करते हैं तो मोटा मोटा उत्तर प्रदेश को हम चार भागों में बांटते हैं। नंबर एक भाग हो गया हमारा सहारनपुर का शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक रेंज। सहारनपुर की शिवालिक रेंज, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा दूसरा हो गया भाबर एवं तराई का क्षेत्र। भाबर एवं तराई का क्षेत्र। तीसरा हो गया हमारा गंगा का विशाल मैदान। गंगा का, ठीक है, विशाल मैदान, राइट। फिर चौथा हो गया हमारा दक्षिण का पठारीय क्षेत्र। दक्षिण का पठारीय क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया हमारा सहारनपुर का शिवालिक रेंज, हो गई हमारी। भाबर एवं तराई का क्षेत्र हो गया, जो सहारनपुर से की जो शिवालिक रेंज है उससे नीचे को भाबर आ गई। थोड़े से दक्षिण में चलने पर, भाबर से दक्षिण में चलने पर थोड़ा सा तराई का क्षेत्र आगा। तराई के थोड़ा सा दक्षिण में चलने पर गंगा का विशाल मैदान आगा। गंगा के विशाल मैदान से जस्ट दक्षिण में, दक्षिणतम उत्तर प्रदेश का वो हो जाएगा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो इन चार भागों में हम उत्तर प्रदेश को मोटा मोटा बांटते हैं। इसके भी बहुत सारे उप क्षेत्र हैं, जैसे भाबर, ये तराई का क्षेत्र, गंगा का विशाल मैदान, इसका बहुत सारे क्षेत्र हैं। मध्य गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ठीक है, और दक्षिण का पठारीय क्षेत्र। इसको अब हम वन बाय वन करके इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सहारनपुर की शिवालिक रेंज, ठीक है। सबसे इसके पहले ये करेंगे इसकी व्याख्या, इसकी व्याख्या, फिर इसकी, फिर इसकी। तो इस तरीके से हम लेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सहारनपुर का शिवालिक रेंज। देखिए, हम एक मोटा मोटा उत्तर प्रदेश का नक्शा बना लेते हैं। ओके, ये एक मोटा मोटा हमारा उत्तर प्रदेश का नक्शा हो गया। इस नक्शे में देखिए, हमारा सहारनपुर का जो शिवालिक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है हमारा, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो सहारनपुर का शिवालिक क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का उत्तरतम है। इससे हमारी हिमाचल की सीमा लगती है, थोड़ी सी यहाँ हिमाचल की सीमा भी लगती है, और उत्तराखंड की, यूके उत्तराखंड की सीमा भी लगती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़े से इसके सहारनपुर के शिवालिक रेंज के बारे में। कोई तथ्यात्मक या फैक्चुअल नॉलेज है। उत्तराखंड राज्य से इसकी सीमा का निर्धारण होता है। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य से, ठीक है, यहाँ उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड राज्य से सीमा लगती है, ठीक है। फिर उत्तराखंड राज्य से सीमा लगती है, इसके बाद ये जो है थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश की सीमा भी लगती है। ठीक है। और ये जो सहारनपुर का, जैसे ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है ना हमारा, तो सहारनपुर के उत्तरतम मतलब ऊपर को जाने पर, उत्तर की दिशा में जाने पर कुछ हमारी जो शिवालिक जो रेंज है उसकी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के उत्तर में कुछ शिवालिक की रेंज मतलब चोटियां पाई जाती हैं। उन चोटियों का नाम हम देख लेते हैं। नंबर 1 हो गई आमसोट चोटी, आमसोट चोटी। ठीक है। नंबर 1 हो गई हमारी आमसोट चोटी, बहनसिया और सहनसरा। दूसरी चोटी हो गई हमारी बहनसिया। ठीक है। ठीक है, बहनसिया के बाद हो गई हमारी सहनसरा चोटी, सहनसरा चोटी हो गई, चोटी हो गई हमारी। फिर इसके बाद हो गई हमारी शाहकंबरी। माँ शाहकंबरी का मंदिर सुना होगा आपने, सहारनपुर की साइड में है, वही शाहकंबरी चोटी। तो ये चोटी है हमारी। ठीक है, एक चोटी ये हो गई, बहनसिया चोटी हो गई हमारी, सहनसरा चोटी हो गई हमारी, शाहकंबरी चोटी हो गई। तो जो सहारनपुर के शिवालिक रेंज है, सहारनपुर के अगर आप उत्तर में चलेंगे, ठीक है, हिमालय की तरफ को चलेंगे, तो वहां पर सहारनपुर के उत्तर में ये वाला रेंज है, स्पेशल सहारनपुर का ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर कुछ शिवालिक की चोटियां हैं। शिवालिक की चोटियों में एक तो है अमसोट चोटी है, यहाँ पर एक बहनसिया चोटी है, एक सहनसरा चोटी है, एक शाहकंबरी चोटी है। तो इस तरीके से, और यहाँ से सहारनपुर से जब ऊपर को जाएंगे, देहरादून को जाने के लिए एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम है मोहंड दर्रा। ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप जब देहरादून की साइड को जाएंगे, यहाँ से ऊपर को, तो वहां पर एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम है मोहंड दर्रा, मोहन दर्रा। और ये जो देहरादून का द्वार बोलते हैं इसको, देहरादून का द्वार। ठीक है। तो हमारा, हमने अब ये मोटा मोटा जो सहारनपुर का शिवालिक क्षेत्र है, सहारनपुर के उत्तर में शिवालिक की जो मतलब जो रेंज है उसमें कुछ चोटियां पाई जाती हैं, तो वो चोटियां हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से इसका बॉर्डर लगता है, हिमाचल प्रदेश से भी सीमा लगती है। और जो हमारी ये शिवालिक रेंज है इसकी कुछ चोटियां हैं, आमसोट चोटी, बहनसिया चोटी, सहनसरा चोटी और शाहकंबरी चोटी। ये चोटी जो है हमारी ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना बनती है, ये इंपॉर्टेंट है, मोहंड दर्रा। ठीक है, मोहन दर्रा। जब सहारनपुर से आप देहरादून की साइड को चलेंगे तो वहां पर एक दर्रा पाया जाता है, मोहंड दर्रा। मोहंड दर्रा देहरादून का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तो हमने सहारनपुर की शिवालिक रेंज की हमने एक मोटी मोटी बात कर ली। इसके बाद जो है हम अब अगले उस पर चलते हैं, भाग पर। ठीक है, अब हम इसके बाद अगले भाग पर चलते हैं। ये तो अगला भाग जो है हमारा भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में दो पार्ट हैं। एक हमारा हो गया भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, और भाबर क्षेत्र के दक्षिण में थोड़ा नीचे की ओर हमारा तराई क्षेत्र हो जाएगा, तराई क्षेत्र। तो मतलब इन दोनों को संयुक्त रूप से एक ही पार्ट माना जाता है। तो सबसे पहले हम भाबर क्षेत्र की बात करेंगे, जैसे ही भाबर क्षेत्र पूरा होगा फिर तराई क्षेत्र की बात कर लेंगे। भाबर क्षेत्र, जो हमारा भाबर क्षेत्र है ये सहारनपुर से शुरू होता है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू होता है और कुशीनगर देवरिया तक चला जाता है। कहां तक? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एवं देवरिया तक, देवरिया तक चला जाता है, चला जाता है या देवरिया तक विस्तृत है। ठीक है, ये हमारा जो भाबर का क्षेत्र है हमारा, यहाँ से शुरू होगा ये हमारा। ठीक है, ये सहारनपुर की इससे जस्ट दक्षिण में थोड़ा जो है ये वाला ये क्षेत्र जो है हमारा,
ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये भाबर का क्षेत्र है। और कहाँ से, यहाँ से सहारनपुर से स्टार्ट होता है। सहारनपुर के बाद आ जाता है बिजनौर, बिजनौर के बाद आ जाता है थोड़ा सा रामपुर वाला क्षेत्र, मुरादाबाद वाला क्षेत्र, फिर ऊपर आगे को और चले जाओ, लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है, थोड़ा पीलीभीत हो गया। तो इनका, इन सारे जो जिन डिस्ट्रिक्टों का मैं नाम ले रहा हूँ, इनका उत्तरतम क्षेत्र लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है, थोड़ा आपका बलराम बलरामपुर का उत्तर वाला क्षेत्र, फिर इसी तरीके से कुशीनगर, देवरिया ऊपर, केवल जो इन जिलों के उत्तरतम जो भाग है उनमें हमारी भाबर की पट्टी पाई जाती है। अब इस भाबर की पट्टी में थोड़ी सी इसकी तथ्यात्मक जानकारी ले लेते हैं भाबर क्षेत्र की। जो भाबर क्षेत्र है हमारा, ये सहारनपुर में, सहारनपुर की साइड में लगभग ये 34 किलोमीटर चौड़ा है, 34 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर ये इसकी 34 किलोमीटर की चौड़ाई है लगभग, है ना। और जैसे ही हम इधर को जाएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश को, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ को चलेंगे, तो इस भाबर पट्टी की जो चौड़ाई है पतली होती चली जाएगी, समझ रहे हैं। पूर्व की ओर बढ़ने पर, पूर्व की ओर बढ़ने पर इस की चौड़ाई कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ये हो गया ना। तो यहाँ थोड़ा चौड़ा होगा 34 किलोमीटर, यहाँ से आगे को ये पतली होती चली जाएगी ऐसे, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ को चलेंगे, इसकी चौड़ाई जो है हमारी कम होती चली जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें बालू होता है, बालू, कंकड़, ठीक है, पथरीली, पथरीली जमीन, ठीक है, बालू, कंकड़, पथरीली जमीन होती है इस क्षेत्र में। मतलब इस क्षेत्र में कैसी जमीन होती है, बालू, कंकड़, पथरीली जमीन होती है। क्यों, क्यों होती है ये, जो हिमालय से जो हमारी नदियां आती हैं, हिमालय से नदियां, क्योंकि हिमालय से जैसे ही जो हमारी नदियां आती हैं उनका तीव्र ढाल होता है, उस तीव्र ढाल के जरिए जो है हमारा बहुत सारा निक्षेप यहाँ निक्षेप हो जाता है, बहुत सारा मटेरियल आता है, बालू, बजरी, कंकर वगैरह यहाँ आता है, और यहाँ आकर जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और निक्षेपित हो जाता है, और यहाँ जो है बालू, बजरी, कंकड़ इस पूरी पट्टी में जम जाता है। और इस तरीके से हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा जो मटेरियल लाया जाता है उसके निक्षेपण के कारण ही यहाँ पर भाबर की पट्टी बनती है। नदियों द्वारा, नदियों द्वारा निक्षेप से, हिमालय से जो नदियां आ रही हैं उनके निक्षेप से बनती हैं। और इसमें जो, इस क्षेत्र में जो नदियां होती हैं, भाबर वाले क्षेत्र में जो नदियां होती हैं, हिमालय से जो नदियां बहकर आएंगी, तो इस क्षेत्र में नदियां गायब हो जाएंगी, क्योंकि पत्थर होता है, कंकड़ होती है, तो पानी जो है हमारा वो पत्थर कंकड़ के नीचे चला जाता है, अचानक गायब सी हो जाती है। और जैसे ही तराई का क्षेत्र आता है फिर ये मतलब नदियां दिखाई देने लगती। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हिमालय से जो नदियां आएंगी भाबर के क्षेत्र में गायब हो जाएंगी, जो मोटी कंकरीली, पथरीली, बालू वाली जो जमीन होगी उसके नीचे गायब हो जाएंगी, बहेंगी उसके नीचे गायब हो जाएंगी। और जैसे ही हमारा जो हमारा तराई वाला क्षेत्र आएगा तुरंत पुनः प्रकट हो जाएगी वो नदियां। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है हमारी नदियां जो है गायब हो जाती हैं। गायब होने का मतलब समाप्त नहीं हो जाती, मतलब कंकड़ के नीचे पानी बहता है, ऊपर दिखाई नहीं देता। और जैसे ही तराई का रीजन आता है इसके बाद यहाँ पर पुनः प्रकट हो जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है भूमिगत, भूमिगत नदियां होती हैं, ठीक है। अब नदियों द्वारा जो ये इस क्षेत्र में नदियों द्वारा आकृतियां बनती हैं, ठीक है, नदियों द्वारा आकृतियां बनती हैं यहाँ, ठीक है। एक जलोढ़ पंख बनता है, क्या बनता है, एक जलोढ़ शंकु बनता है, जलोढ़ पंख बनता है, एक जलोढ़ शंकु बनता है। तो ये दो तरीके की हमारी आकृतियां भी बनती हैं। मैं जल एक तरीके से, जैसे ये हमारी हिमालय से नदी आई, नदी आई, नदी आई, नदी आई, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर निक्षेप हो गया, तो ये जलोढ़ पंख
इस तरीके की आकृति बन जाती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख भी बनता है और जलोढ़ शंकु भी बनता है। तो हमने जो है अभी भाबर की एक मोटी मोटी, देखो भाबर जो है हमारा शिवालिक रेंज से, सहारनपुर की शिवालिक रेंज से जस्ट दक्षिण में है और लगभग सहारनपुर के पास इसकी 34 किलोमीटर चौड़ाई होती है और जैसे ही हम पूर्वांचल की तरफ को बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है और ये सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर एवं देवरिया तक, सहारनपुर से लेकर कुशीनगर एवं देवरिया तक इसका विस्तार है। ठीक है, पूर्व की ओर चौड़ाई इसकी घटती चली जाती है, बालू कंकड़ पथरीली जमीन होती है, नदियां नदियां जो ऊपर से मटेरियल आती है उनके निक्षेप से जो है यहाँ पर एकत्रित हो जाता है मटेरियल और नदियां गायब हो जाती है इनमें, और जैसे ही इसके दक्षिण में चलने पर जो हमारा तराई वाला क्षेत्र आता है वहां पर जो हमारी नदियां हैं पुनः प्रकट हो जाती हैं। जो नदियां निक्षेप लाती हैं उन निक्षेप के कारण दो प्रकार की आकृतियां बनती हैं, जलोढ़ पंख बनता है, कौन सा बनता है, जलोढ़ पंख बनता है और जलोढ़ शंकु बनता है। ठीक है, तो अब ये हमारी, और हाँ ये कृषि के दृष्टिकोण से कृषि इस क्षेत्र में संभव नहीं है, इस क्षेत्र में कृषि नहीं होती, कौन से वाले, भाबर क्षेत्र में कृषि नहीं होती। तो अब हमने भाबर क्षेत्र पे लगभग मोटी मोटी सभी बात कर ली, अब हम तराई क्षेत्र पर आते हैं। ठीक है, अब हम तराई क्षेत्र पर आते हैं। तराई क्षेत्र, ठीक है, भाबर क्षेत्र पे हमने चर्चा कर ली, अब तराई क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। ये हमारा तराई का क्षेत्र हो गया। ठीक है, भाबर क्षेत्र से नीचे की पट्टी जो है ये तराई तराई क्षेत्र हो गया हमारा, ये पूरा ये, ठीक है, तराई क्षेत्र ये हमारा भाबर पट्टी हो गई, भाबर क्षेत्र हो गया पूरी। तो तराई क्षेत्र ये हमारा, ये वाला हमारा तराई क्षेत्र हो गया। तो तराई क्षेत्र क्या है हमारा, भाबर के मैदान से दक्षिण में और इसके बाद गंगा का मैदान आ जाता है, गंगा के मैदान से उत्तर में, मतलब तराई क्षेत्र कहाँ पर है, भाबर के मैदान से दक्षिण में, उत्तर के गंगा के मैदान से ये कायम हो गया हमारा उत्तर में होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तराई की थोड़ी सी हम ले लेते हैं। इसमें क्या है, जो हमारी नदियां यहाँ पर नहीं दिखाई देती, यहाँ पर प्रकट हो जाती नदियां तराई के क्षेत्र में। तो तराई के क्षेत्र में नदियां नदियां इस क्षेत्र में पुनः प्रकट हो जाती हैं, पुनः प्रकट हो जाती हैं, नदियां इस क्षेत्र में पुनः प्रकट हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो है ये भाबर के दक्षिण, जो भाबर है हमारा, भाबर के दक्षिण में भाबर के समानांतर है। तो ये कहाँ है, भाबर के दक्षिण में, ठीक है, भाबर के समानांतर, भाबर पट्टी के समानांतर, भाबर पट्टी के बिल्कुल समानांतर है। इसके पश्चात इसकी जो जो हमारी औसत चौड़ाई है, हमारी औसत चौड़ाई जो है 80 से 90 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। यहाँ से ये जो चौड़ाई है ना इसकी, ये 80 से 90 किलोमीटर की औसत चौड़ाई है। और इसमें जो है ना अभी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के कारण जो है मतलब जो तराई का क्षेत्र है थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा है, गहन कृषि, शस्य गहनता मतलब इसमें बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसलिए मतलब इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। और इसमें जो है दलदली भूमि क्षेत्र भी, दलदली भूमि क्षेत्र भी, दलदली भूमि क्षेत्र ये लगभग कहीं इधर, थोड़ा सा इधर पाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा कुशीनगर और जी देवरिया और जी आपका बलरामपुर साइड में थोड़ा सा इधर आपका हो गया, ये दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र भूमि भी पाई जाती है। और वर्तमान में इसमें कृषिगत एक्टिविटी, गन्ना कौन कौन सा होता है, गन्ना, गन्ना बहुत हो रहा है, चावल बहुत हो रहा है। ठीक है, फिर जो है आपका गेहूं भी हो रहा है,
ये वाली फसलें इसमें बहुत बड़ी मात्रा में, और जंगल जो है इसमें, इस क्षेत्र में जो जंगल है, जंगल में साल पाया जाता है, ठीक है, सेमल पाया जाता है, ठीक है, सेमल हो गया, तेंदू पत्ता हो गया जिसकी बीड़ी बनती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में साल, सेमल, तेंदू पत्ता भी, साल जो है नहीं, ये भी एक फर्नीचर के काम में भी आता है, और साल की जो हमारी विंडो चौखटें होती हैं निर्माण कंस्ट्रक्शन के कार्य में, बिल्डिंग में जो विंडो चौखटें लगती हैं वो भी बनती हैं, ठीक है। अच्छा, इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार जो है हमारा कहाँ कहाँ पर है, हमारा सहारनपुर में है, तराई का क्षेत्र सहारनपुर, बिजनौर में है, बिजनौर में है इसका विस्तार, रामपुर में है, रामपुर में है, फिर इसका लखीमपुर खीरी में है, ठीक है, फिर पीलीभीत में है, पीलीभीत हो गया आपका, गोंडा हो गया आपका, बहराइच हो गया आपका, महाराजगंज हो गया, महाराजगंज के बाद गोरखपुर और देवरिया, देवरिया। तो इतने डिस्ट्रिक्टों में इसका विस्तार है। एक बार फिर हम चर्चा कर लेते हैं, बाइंड अप करते हैं अपने तराई वाले क्षेत्र को। नदियां इस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हैं। भाबर के क्षेत्र में गायब हो जाती नदी, गायब होने का मतलब ये नहीं समाप्त हो जाती, मतलब पत्थरों के नीचे बहती हुई दिखाई नहीं देती, और जैसे ही तराई के क्षेत्र में आती पुनः प्रकट होने लगती हैं। भाबर के दक्षिण में है, ये भाबर का ये उत्तर है, इधर को चलेंगे तो ये भाबर के दक्षिण में एक समानांतर पट्टी है, तराई की पट्टी। औसत चौड़ाई इसकी 80 से 90 किलोमीटर है, ठीक है। दलदली भूमि क्षेत्र भी पाया जाता है, इसमें गन्ना, चावल, गेहूं की कृषि होती है। जंगल जो है इस क्षेत्र में साल, सेमल, तेंदू पत्ता की लकड़ी पाई जाती है। इसमें सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया इत्यादि हमारे डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। तो अभी हमने एक शिवालिक रेंज की जिक्र कर लिया, ठीक है, दूसरा हमने भाबर क्षेत्र का जिक्र कर लिया, तीसरा हमने तराई क्षेत्र का जिक्र कर लिया। तो अब हम इसके बाद जो है अपनी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद तराई हमारा कंप्लीट हो गया, भाबर हमारा कंप्लीट हो गया, और सहारनपुर की शिवालिक रेंज हमारी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं गंगा के मैदानी भाग पर, ठीक है, गंगा का मैदानी भाग थोड़ा सा ये तुलनात्मक रूप से बड़ा है, जो अभी जो हमने, तो गंगा का जो मैदानी भाग है हमारा भाबर, ये हमारी भाबर है, ये तराई है, इसके ही दक्षिण में स्थित है। ये हो गया हमारा गंगा का मैदानी भाग, हमारा ये हो गया। भाबर और तराई के दक्षिण में है, और ये जो हमारा दक्षिण का पठारीय क्षेत्र है इसके उत्तर में है। तो ये हो गया हमारा गंगा का मैदानी भाग। फिर गंगा का मैदानी भाग हो गया, और ये गंगा का मैदानी भाग, इसका निर्माण कैसे हुआ है, गंगा एवं उसकी जो हमारी सहयोगी नदियां हैं, सहयोगी नदियों द्वारा जो जलोढ़ लाया जाता है उसके द्वारा, गंगा एवं उसकी सहयोगी नदियों द्वारा, ठीक है, जलोढ़ लाने पर, लाने पर इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो गंगा जो है उसकी और उसकी सहयोगी नदियां जो है उनके द्वारा जो जलोढ़ लाया गया है उसका, उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है, और इसको गंगा यमुना का, जो गंगा का मैदान है इसको गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं, गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं, ठीक है। गंगा के मैदान को गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं, ठीक है। और
यह मतलब पूरी तरीके से समतल मैदानी क्षेत्र है। औसतन इसकी जो ऊंचाई है 80 से 300 मीटर है। ठीक है, यह लगभग लगभग समतल मैदान है। समतल मैदान, यह क्या है? समतल मैदान है। और इसकी जो चौड़ाई है 80 से 300 मीटर तक है, लगभग 80 से 300 मीटर तक है। कितनी चौड़ाई है इसकी? 80 से 300 मीटर तक है गंगा के मैदान की। और इसका थोड़ा सा इसमें ढाल है। इसमें जैसे ये हमारा गंगा का मैदान हो गया, इसमें हमारा थोड़ा सा ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यहाँ से हमारी जैसे गंगा आई, गंगा जी यहाँ से बहती हुई, ठीक है, दक्षिण की तरफ बहती हुई, फिर दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हुई, फिर क्या है दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई, फिर क्या है दक्षिण पूर्व की ओर। इस तरीके से हमारा ढाल है। हमारा मतलब गंगा जी जैसे ये हिमालय से इस तरीके से ऐसे आती, ऐसे इस तरीके से गंगा नदी हमारी विसर्जित होती हैं। तो ये क्या हो गया? उत्तर से दक्षिण की तरफ, और उत्तर से दक्षिण की तरफ, और थोड़ा सा पूर्व की तरफ, फिर इस तरीके से मोड़ आ जाता है। फिर हमारा ये क्या हो जाता है? पूर्व की तरफ हो जाता है हमारा। इस तरीके से गंगा नदी का हमारा, ठीक है, बहाव होता है। फिर इसमें जो है हमारी संरचना, फिर गंगा के मैदान में दो क्षेत्र पाए जाते हैं। एक हमारा जो होता है बांगर क्षेत्र होता है। हमने पिछली वीडियो में भी जो मिट्टी है इनका जिक्र किया है। गंगा के मैदान में बांगर क्षेत्र हो गया और हमारा, और दूसरा क्षेत्र हो गया खादर क्षेत्र। ठीक, बांगर क्षेत्र और हमारा खादर क्षेत्र। तो अब हम जो बांगर क्या होता है हमारा, जो मतलब जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। और बांगर मृदा जो है मतलब बहुत लंबे समय से, एक लंबे समय से, मान लो 1000 साल से, 2000 साल से, 4000 साल से, 5000 साल से, अगर यहाँ पर गंगा का पानी नहीं आया और ये प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या है, मतलब नदियों द्वारा यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आता, और बाढ़ का पानी नहीं आता तो ये प्रतिवर्ष इस पर मिट्टी की नई लेयर नहीं जमती बाढ़ के पानी के साथ, अर्थात ये पुरानी ही लेयर होती है। उस पुरानी जलोढ़ मृदा को सॉरी बांगर ही बोलते हैं। और ये जो है तुलनात्मक थोड़ी ये परिपक्व मृदा होती है। ये क्या होती है? परिपक्व, मतलब इसकी एज ज्यादा होती है। परिपक्व मृदा होती है। ये क्या होती है? परिपक्व मृदा होती है। क्या होती है ये हमारी? परिपक्व मृदा होती है। इसकी गहराई मतलब थिकनेस जो है खादर की तुलना में ज्यादा गहरी होती है। अधिक मोटी या गहरी, अधिक मोटी या गहरी होती है। ये बांगर हो गया। खादर जो है नदियों के आसपास कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर, ठीक है, सालाना या प्रतिवर्ष, ठीक है, बाढ़ का पानी आता है। बाढ़ का पानी आता तो बाढ़ का पानी जो है अपने साथ जो है क्ले, मृतिका या मिट्टी के महीन कण जो है वो अपने साथ बहाव लेकर आता है। और वो उस बहाव के कारण जो है हमारा, उस बहाव के कारण जो है हमारा यहाँ नई नई परतें जम जाती हैं मिट्टी की। तो ये नई नवीन जो बाढ़ के पानी के या नदी के बहाव के साथ नई परत जो जमती है, इसी को खादर कहते हैं। और जो खादर जो है ये कम परिपक्व मृदा होती है। कम परिपक्व मृदा होती है। ये कम परिपक्व मृदा होती है और कम गहरी या कम मोटी मृदा होती है। कम गहरी, कम गहराई होती है इसकी, खादर की मृदा की। तो समझ गए, गंगा के मैदानी भाग जो है, गंगा और उसकी सहायक सहयोगी नदियों के द्वारा जलोढ़ लाने पर इसका निर्माण हुआ है। गंगा यमुना का इसको दोआब भी कहते हैं। लगभग समतल है और इसकी लगभग ऊंचाई जो है, जो औसत ऊंचाई जो है 80 से 300 मीटर तक है। और इसमें बांगर और खादर दो क्षेत्र पाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। परिपक्व मृदा होती है बांगर और अधिक मोटी होती है। और ये उस क्षेत्र में होती है बांगर जहां पर जो है हमारा
वर्षा का सॉरी बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं आता, वो बंगर हो गई। और खादर जो है जहां पर हमारा वर्षा का पानी सॉरी बाढ़ का पानी जो है नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष आता है उसको खादर कहते हैं। खादर हमारा कम परिपक्व कम गहराई वाला क्षेत्र है और सालाना खादर वाले क्षेत्र पर क्या है हमारी नई परत जम जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं खादर कहते हैं। तो पहली चीज हमने क्या है शिवालिक वाला क्षेत्र हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद भाबर वाला हमने क्षेत्र डिस्कस कर लिया, फिर हमने तराई का क्षेत्र डिस्कस कर लिया। अभी हमारा गंगा का मैदानी भाग का डिस्कस चल रहा है, तो गंगा के मैदानी भाग में बांगर एवं खादर का डिस्कस कर लिया। अब गंगा के मैदान की ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इतना मोटा मोटा हो गया। अभी गंगा का मैदानी भाग जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको और मतलब इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, जो गंगा का मैदानी भाग है क्षेत्रीय आधार पर गंगा का मैदान, अब देखिए गंगा के मैदानी भाग का थोड़ा विभाजन करते हैं क्षेत्रीय आधार पर, समझ रहे हैं, क्षेत्रीय आधार पर विभाजन गंगा के मैदान का, ये हो गया। अब हम क्षेत्रीय आधार पर गंगा के मैदान का विभाजन कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय आधार पर ऊपरी गंगा, ऊपरी दोआब, मध्य दोआब और निम्न दोआब, तो इसमें क्या बोलेंगे ऊपरी दोआब या ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी दोआब, मध्य दोआब, मध्य दोआब और निम्न दोआब, निम्न दोआब। ठीक है, ये हो गया हमारा तीन मतलब भागों में हमने क्षेत्रीय आधार पर बांटा। अब हम देखते हैं कि ऊपरी दोआब कहां से कहां तक आता है। ये जो आता है हमारा सहारनपुर से बुलंदशहर तक आता है, सहारनपुर से बुलंदशहर तक आता है, बुलंदशहर। तो ऊपरी दोआब जो है हमारा जो सहारनपुर से बुलंदशहर तक आता है, जो ऊपरी दोआब, जो ऊपरी दोआब वाला क्षेत्र जो, और अलीगढ़ से, ठीक है, मध्य दोआब जो है अलीगढ़ से कन्नौज तक आता है, अलीगढ़ से कन्नौज तक आता है। ठीक है, ये मध्य दोआब हो गया। मध्य दोआब के बाद निम्न दोआब जो है वो कानपुर से प्रयागराज तक आता है, कानपुर से प्रयागराज। तो क्या क्या हो गया हमारा क्षेत्रीय आधार पर, ठीक है, गंगा के मैदानी भाग का विभाजन ऊपरी दोआब, मध्य दोआब या निम्न दोआब, इसको ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा के मैदान भी के नाम से भी। तो ऊपरी दोआब गंगा का मैदान आप छोड़िए, ऊपरी दोआब, मध्य दोआब, निम्न दोआब, सहारनपुर से बुलंदशहर तक ऊपरी दोआब, मध्य दोआब अलीगढ़ से कन्नौज तक, और निम्न दोआब जो है कानपुर से, ठीक है, प्रयागराज तक होगा। अब इसी गंगा के, ठीक है, इसी गंगा के मैदान को कुछ अलग भागों में अलग नामों से भी, ठीक है, क्षेत्रीय नामों के आधार पर भी इसकी व्याख्या की गई है। जैसे कि रुहेलखंड का मैदान हो गया हमारा, अवध का मैदान हो गया, पूर्वांचल का मैदान हो गया। मतलब अब जो है गंगा के मैदान को और अन्य भागों, मतलब अन्य भागों में नहीं, अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। तो वो कौन से नाम है, एक तो हो गया हमारा गंगा के मैदान में, एक अन्य तरीके से हम इसका विभाजन करेंगे रुहेलखंड, रुहेलखंड का, ठीक है, रुहेलखंड का मैदान। ठीक, एक रुहेलखंड का मैदान हो गया। दूसरा जो हो गया इसी में, ठीक है, अवध का मैदान हो गया, अवध का मैदान हो गया। और तीसरा जो है हमारा वो पूर्वांचल का मैदान हो गया। ठीक है, ये गंगा के मैदान का ही पार्ट है, रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, पूर्वांचल का मैदान। तो रुहेलखंड का जो मैदान है ये यूपी के उत्तर पश्चिम में है, रुहेलखंड का मैदान यूपी के उत्तर पश्चिम में, यूपी के उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर ये हो गया, पश्चिम थोड़ा सा ये हो गया। तो रुहेलखंड का मैदान एक मैं मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ आपका, हो गया बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संबल, बदायूं, अमरोहा, बिजनौर,
ये वाला जो हो गया हमारा रोहिलखंड का मैदान हो गया। और इसमें इस मैदान का जो निर्माण हुआ है, गंगा के साथ साथ अन्य नदियां जैसे कि रामगंगा भी इसी क्षेत्र में बहती है। रामगंगा नदी द्वारा भी जो हमारा, ठीक है, जलोढ़ लाया गया है, उसके द्वारा, गंगा के द्वारा, रामगंगा एवं इनकी सहायक नदी, ठीक है। यूपी के उत्तर पश्चिम में गंगा, रामगंगा नदी के एवं इसकी सहायक नदियां। और फिर ये किस किस क्षेत्र में है हमारा, बरेली, ठीक है, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ठीक है। इसके साथ साथ अमरोहा, ठीक है, संभल, SAMBHAL, संभल, ठीक है, और बदायूं, ठीक है, लखीमपुर खीरी प्लस पीलीभीत। तो ये क्षेत्र आते हैं, इसके अंदर रोहिलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर इस रामगंगा नदी और गंगा नदी के माध्यम से, मतलब इसका जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, संभल इत्यादि डिस्ट्रिक्ट हैं। रोहिलखंड के मैदान की हमने चर्चा कर ली। अब इसके बाद करते हैं हम अवध का मैदान, ठीक है। अवध के मैदान, तो अवध के मैदान का जो निर्माण हुआ है, गंगा प्लस गोमती नदी, गंगा, अवध के मैदान का जो निर्माण हुआ है, गंगा, गोमती प्लस सरयू एवं इनकी सहायक, अवध के मैदान का निर्माण गंगा नदी, गोमती नदी और सरयू नदी एवं इनकी सहायक नदियों का जो, ठीक है, मटेरियल लाया गया है, जलोढ़ जो लाया गया है, उसके माध्यम से अवध के मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, यूपी के दक्षिण पूर्व हिस्से में है, यूपी का हमारा दक्षिण पूर्व हिस्सा, दक्षिण, ये हो गया पूर्व हिस्सा, तो दक्षिण पूर्व, यूपी के दक्षिण पूर्व में स्थित है, यूपी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार है अवध। तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा अवध में हमारा, ठीक है, अवध के क्षेत्र में आ जाएगा हमारा हरदोई आ जाएगा, सीतापुर आ जाएगा हमारा, ठीक है, हरदोई आ जाएगा हमारा, सीतापुर आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा, अयोध्या आ जाएगा, सुल्तानपुर, अमेठी, तो क्या आ जाएगा हमारा, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, ठीक है, अमेठी, लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, हरदोई आ जाएगा इसमें, ठीक है, हरदोई आ जाएगा इसमें, ठीक है, सीतापुर आ जाएगा हमारा इसमें, अयोध्या आ जाएगा हमारा इसमें, सीतापुर और अयोध्या, ये सब आ जाएंगे। लखनऊ आ जाएगा, सहारनपुर आ जाएगा, अमेठी आ जाएगा, हरदोई आ जाएगा, सीतापुर आ जाएगा, अयोध्या। इसका निर्माण कैसे हुआ, गंगा, गोमती, सरयू नदियों के निक्षेप, ये इनकी संयुक्त जो सहायक नदियां, उनके, ठीक है, जलोढ़ लाने से दक्षिण पूर्व क्षेत्र में किन किन जिलों में इसका विस्तार है, ये अवध का हमारा, ठीक है, अवध का मैदान हो गया, ठीक है। इसके पश्चात हम चलते हैं पूर्वांचल का मैदान, ठीक है। तो हमने किस किस का जिक्र कर लिया, हमने जो रोहिलखंड का जो मैदान है उसका जिक्र कर लिया, अवध के मैदान का जिक्र कर लिया। अब हम चलते हैं पूर्वांचल का मैदान, ऊपर लिख लेते हैं इसको हम थोड़ा, पूर्वांचल का मैदान, ठीक है, पूर्वांचल का मैदान। जो पूर्वांचल का जो मैदान है हमारा, पूर्वांचल का मैदान थोड़ा सा हमारा देखिए ये वाला पार्ट है, ठीक है, यूपी के पूर्व में गंगा, राप्ती और घाघरा नदियों से है ना। तो कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा, राप्ती और घाघरा एवं इनकी संयुक्त नदियों से जो जलोढ़ लाया गया है, उससे पूर्वांचल के
ठीक है, मैदान का निर्माण हुआ है। और यूपी के पूरब में, जैसे कहते हैं ना पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसमें यूपी के पूर्व में है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसमें संत रविदास नगर आ गया, संत रविदास नगर आ गया इस क्षेत्र में। ठीक है, इस क्षेत्र में आपका, ठीक है, थोड़ा जौनपुर आ गया, आजमगढ़ आ गया, बनारस, ठीक है, जौनपुर, जौनपुर, आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़, बनारस, ठीक है, ठीक है, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, बलिया, ठीक है, मिर्जापुर, ठीक है, बलिया आ गया आपका, बलिया, ठीक है, ये आ गया आपका बलिया, आ गया आपका थोड़ा सा मिर्जापुर का उत्तर वाला क्षेत्र आ गया, मिर्जापुर, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र हो गया, देखो ये वाला, ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, ठीक है, गंगा के मैदान को 3 उप मैदान है इसके, रोहिलखंड का मैदान उसकी चर्चा कर ली, अवध का मैदान उसकी चर्चा कर ली, और हमने पूर्वांचल का मैदान इसकी चर्चा कर ली। तो इस तरीके से हमारा जो गंगा का मैदानी भाग है उसको हमने कंप्लीट बाइंड अप कर लिया, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है उसका जिक्र करते हैं अब हम, ठीक है। उत्तर प्रदेश का दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है उसका हम अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उत्तर प्रदेश दक्षिण का पठारी क्षेत्र, सॉरी, दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो गया हमारा, ठीक है। तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो गया। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखिए हमारा ये हो गया, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र यहाँ से चलकर, तो इसमें ये आ गया हमारा ललितपुर आ गया, ये सोनभद्र आ गया, झांसी आ गई, ठीक है, महोबा, ठीक है, महोबा, और जी आपका चित्रकूट, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें आ गए। और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सामान्यतः जो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है, जो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र ये वाला प्रायद्वीपीय भारत, इसके नीचे है मध्य प्रदेश की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत समाप्त हो जाता है। तो यह क्या है? प्रायद्वीपीय, ठीक है, भारत का उत्तरी भाग, उत्तरी सीमा या भाग कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या हो गया? दक्षिण का ये प्रायद्वीपीय जो हमारा भारत है उसका उत्तरी सीमा हो गई कौन? दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है हमारा, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है, उत्तरी सीमा पर इसकी कौन कौन सी है? गंगा एवं यमुना है। दक्षिण सीमा पर विंध्याचल श्रेणी है। जो इसकी उत्तरी सीमा है, ये इसकी उत्तरी सीमा पर गंगा प्लस यमुना, उत्तरी सीमा पर गंगा प्लस यमुना नदियां हैं इसकी, ठीक है। उत्तरी सीमा पर इसके गंगा और यमुना नदियां हैं इसके उत्तरी सीमा पर। दक्षिणी सीमा नीचे को इसकी विंध्याचल श्रेणी है, दक्षिणी सीमा पर इसकी विंध्याचल श्रेणियां हैं, ठीक है। ये गंगा और यमुना है उत्तरी सीमा पर, दक्षिण में विंध्याचल श्रेणियां हैं। और और इसमें जो है हमारा पश्चिम में बेतवा नदी है इसके, पश्चिम में कौन सी है? बेतवा नदी है इसके पश्चिम में। इधर केन बेतवा लिंक परियोजना का नाम सुना होगा, यहाँ से ललितपुर से इधर से ये एंट्री कर रही है ऐसे करके। तो इसके पश्चिम में जो है, ठीक है, केन, ठीक है, बेतवा नदी है, ठीक है। इसके पश्चिम में इसके कौन सी नदी है? बेतवा नदी है इसके पश्चिम में कौन सी नदी है हमारी? बेतवा नदी है, ठीक है। इसके पश्चात इसका जो ढाल है वो दक्षिण की तरफ को है। जो ये ढाल है इसका, ये थोड़ा इसका दक्षिण की तरफ को है, इसका झुकाव जो है दक्षिण की तरफ को है। जो दक्षिण का पठारीय क्षेत्र है इसका ढाल जो है हमारा,
ढाल वो दक्षिण की तरफ को है। किस किस तरफ को है? इधर को, नीचे को, मध्य प्रदेश की तरफ को है इसका ढाल। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है। दक्षिण का पठारीय भाग है, इसकी औसत ऊंचाई जो है, ठीक है, औसत ऊंचाई 300 मीटर और कहीं कहीं पर यह 600 मीटर भी है। ठीक है, औसत ऊंचाई 300 मीटर है, कहीं कहीं पर जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है। 600 मीटर इसकी ऊंचाई पता कहां पर है? देखिए 600 मीटर इसकी जो ऊंचाई है, 600 मीटर ऊंचाई है सोनभद्र और मिर्जापुर की सोनपुर पहाड़ियों। ठीक है, सोनभद्र और मिर्जापुर की सोनकर और कैमूर की पहाड़ियां हैं। कहां पर है इसकी 600 मीटर की जो ऊंचाई है? सोनभद्र, ठीक है, और मिर्जापुर की जो हमारी सोनकर और कैमूर श्रेणियां हैं। सोनकर एवं कैमूर श्रेणियां हैं, कैमूर की, ठीक है, श्रेणियां हैं। वहां पर जो है हमारी इसकी ऊंचाई 600 मीटर है, बाकी इसकी औसत ऊंचाई जो है हमारी 300 मीटर है। और ये क्या है, किस प्रकार की? प्राचीन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन नीस चट्टान है जो हमारी दक्षिण का पठारीय क्षेत्र है। प्राचीन प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, नीस प्रकार की चट्टान है। ठीक है, किस प्रकार की चट्टान है? प्राचीन प्री कैम्ब्रियन नीस प्रकार की हमारी चट्टान है। ये बात समझ आ गई। और वर्तमान में ये घर्षित और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण का जो पठार है ना, वर्तमान में घर्षित और अवशिष्ट, घर्षित या अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। बहुत प्राचीन पर्वत है। अब वर्तमान में ये जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र घर्षित अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इतनी चर्चा कर ली। एक बार अगर आप इसका फोटो लेना चाहते हैं या पॉज करके नोट डाउन कर लें, वरना मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, पॉज करके इसका फोटो ले लीजिए, मैं आगे इसको जगह नहीं बची, रफ कर रहा हूं मैं। हम अभी बात कर रहे हैं दक्षिण के पठार की बात कर रहे हैं। तो दक्षिण का पठार लगभग अब हमारा ये भी पूरा होने वाला है। अब हम देख लेते हैं जो दक्षिण का पठारीय क्षेत्र है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो है हमारा कहां कहां पर पाया जाता है? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, और किन किन जिलों में? ललितपुर, झांसी, जालौन, ठीक है, महोबा, चित्रकूट, ठीक है, और यहाँ पर सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज का सुदूर दक्षिण, मिर्जापुर का गंगा के दक्षिण, प्रयागराज का सुदूर दक्षिण, प्रयागराज का सुदूर दक्षिण हो गया। और जी ये प्रयागराज का सुदूर दक्षिण कहीं यहाँ पर पड़ेगा आपका। ठीक है, उसके पश्चात जो है मिर्जापुर का, ठीक है, गंगा का, ठीक है, मिर्जापुर का गंगा का दक्षिण क्षेत्र और चंदौली का कुछ भाग होता है। ठीक है, मिर्जापुर का दक्षिणी, गंगा से दक्षिण का क्षेत्र प्लस चंदौली का कुछ क्षेत्र, तो इतना क्षेत्र जो है हमारा दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। और बुंदेलखंड का पठार, जैसे हमारा बुंदेलखंड का पठार है, इसमें कुछ हिस्सा हमारा बघेलखंड, ये हमारा देख लीजिए, ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, प्रयागराज का सुदूर दक्षिण, मिर्जापुर का दक्षिणी, गंगा के दक्षिणी, चंदौली का कुछ हिस्सा जो है ये इसका भाग हो गया। ठीक है, इसके पश्चात जो है हम एक महत्वपूर्ण एक फैक्ट है उसको, जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है इसमें कुछ हिस्सा बघेलखंड का पठार भी है। बघेलखंड का पठार भी, पठार का
कुछ भाग दक्षिण के पठारी क्षेत्र में सम्मिलित है। देखो ये इधर का, जैसे उत्तर प्रदेश है, इस साइड का कुछ क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें जो बघेल खंड में हमारा कौन सा, ठीक है, सोनभद्र में सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। सोनभद्र में सोनपुर, सोनभद्र में सोनपुर, सोनभद्र में सोनपुर, जस्ट आपका ये वाला सोनभद्र में सोनपुर, ठीक है। और आपका रामगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ियां भी शामिल हैं इसमें, ठीक है। रामगढ़ की ये लगभग आपका ये वाला ये क्षेत्र जो है, मैं सोच रहा हूँ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्षेत्र जो है। और सोन नदी क्षेत्र भी बघेल खंड का हिस्सा है। सोन नदी क्षेत्र भी बघेल खंड का हिस्सा है। सोन नदी क्षेत्र भी बघेल खंड का हिस्सा है। बघेल खंड का हिस्सा है। तो ये सारा जो हो गया हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन का मोटा मोटा आइडिया ले लिया, और इसमें फैक्चुअल तरीके से फैक्ट जितने भी आने की संभावना है हमने वो भी लिख लिए, और जी आपका थोड़े से कॉन्सेप्चुअल जो सिस्टम था उसको भी हमने देख लिया। और इसी के साथ जो है हमारा ये उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। अब इसी सीरीज में, उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज में, हम एक अगली क्लास लेकर आएंगे, और संभवतः वो आपकी कल जो दूसरी क्लास है वो कल आपकी अपलोड कर दी जाएगी। पूरी सीरीज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की समाप्त करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।